9-10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 की अध्यक्षता करके भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने सभी देशों के प्रमुखों के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। उनके लिए दिल्ली के वीवीआईपी होटलों में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किए गए थे। सभी देशों के प्रमुख इन्हीं स्वीट में ठहरे सिवाय एक के। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीट में रहने से मना कर दिया था। ट्रूडो के लिए भारत सरकार की तरफ से ललित होटल में सुपर लग्जरी स्टे के इंतजाम किए गए थे। ट्रूडो इस होटल में तो रुके, लेकिन स्वीट के बजाय एक सामान्य से कमरे में। कनाडा और भारत के रिश्तों में काफी समय से तल्खी है। इसका असर G20 में भी दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में मौजूद सभी देशों के नेताओं के साथ बैठकें की, सिवाय ट्रूडो के। और जब दोनों मिले भी तो मोदी ने कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ चल रही अलगाववादी गतिविधियों को लेकर ट्रूडो को फटकार लगाई। शायद ट्रूडो से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने देश लौटते ही कुछ ऐसा कर डाला जिससे दोनों देशों के संबंध खतरे में पड़ गए। आज के इस वीडियो में हम भारत कनाडा के रिश्तों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में यह खटास पहली बार नहीं आई है। इसे समझने के लिए हमें 49 साल पीछे चलना होगा। साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। कम ही लोग जानते होंगे कि इस न्यूक्लियर टेस्ट का एक बहुत खास कनेक्शन कनाडा से भी था। आगे बढ़ने से पहले आइए समझें कांडू को। CANDU यानी कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम। कांडू एक कनाडाई रिएक्टर डिजाइन है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर टेस्ट में किया जाता है। भारत ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट में इसी रिएक्टर का इस्तेमाल किया था। कनाडा के तत्कालीन PM पियरे ट्रूडो भारत से बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने कांडू टाइप रिएक्टर का सैन्य इस्तेमाल किया है, जिसके चलते भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब हो गए थे। पियरे ट्रूडो कोई और नहीं बल्कि वर्तमान PM जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं। एक कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। जो काम आज जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वही काम कभी उनके पिता पियरे ट्रूडो ने किया था। यही वो शख्स हैं जिन्होंने 1985 में हुए एयर इंडिया हादसे के आरोपियों को बचाने का काम किया था। साल 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 14 लाख लोग हैं, जिनमें से सिखों की संख्या लगभग 8 लाख है, जो कि कनाडा की पॉपुलेशन का 2.1% है। धर्म के आधार पर यह कनाडा की चौथी बड़ी संख्या है। इसी देश में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख पाए जाते हैं। कनाडा के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 2019 के चुनाव में सांसदों की संख्या 18 थी, जबकि उसी साल भारत में हुए लोकसभा चुनाव में 13 सिख सांसद बने। यह संख्या कनाडा में सिखों का दबदबा बयां करता है, लेकिन कनाडा हमेशा से ही सिखों का देश नहीं था और ना ही सिख वहां के मूल निवासी हैं। सिख वहां कैसे और क्यों पहुंचे, इसके लिए हमें एक बार फिर से इतिहास में झांकना पड़ेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आज से करीब 125 साल पहले। बात है साल 1897 की। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन बुलाया। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक दल महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का ही एक राज्य है। इसी दल में शामिल थे रिसालदार मेजर केसर सिंह। रिसालदार मेजर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी रैंक हुआ करती थी। केसर सिंह कनाडा की उपजाऊ जमीन देखकर खासा प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ कनाडा में ही रहने का फैसला किया और रहने के लिए उन्होंने चुना ब्रिटिश कोलंबिया। इतिहासकारों की माने तो केसर सिंह कनाडा में बसने वाले पहले सिख थे। केसर सिंह के साथ कुछ और सैनिक भी यहीं बस गए, जबकि बाकी के सैनिक भारत वापस लौट गए। वापस लौटे सैनिकों ने लोगों को बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। बस यहीं से सिखों के कनाडा में बसने की शुरुआत हुई। अगले कुछ ही सालों में 5000 भारतीय कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जा बसे। खास बात यह है कि इनमें से 90% सिख थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और बढ़ना इतना आसान भी नहीं रहा।
कनाडा के लोग वहां भारतीयों की बढ़ती आबादी देख परेशान हो उठे। सिखों को वहां तमाम विरोध झेलने पड़े, लेकिन वो वहां बस चुके थे और अब वो किसी भी कीमत पर वापस लौटना नहीं चाहते थे। वो लड़ाई लड़ते रहे। 60 के दशक में यहाँ लिबरल पार्टी की सरकार बनी, जिसने प्रवासी नियमों में बड़े बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आइए अब भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही देश कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं। कनाडा को आजादी जहां 1867 में ही मिल पाई थी, वहीं भारत 1947 में आजाद हो सका था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1947 में ही बन गए थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 42 साल बाद कनाडा की यात्रा की थी। हालांकि 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह भी कनाडा गए थे, लेकिन वो वहां G20 समिट में हिस्सा लेने गए थे। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब हालात बिगड़े हैं। नंबर 1, साल 1974। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पीएम पियरे ट्रूडो ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को दोनों देशों के बीच 1971 में हुई सहमति का उल्लंघन बताया था। नंबर 2, साल 1998। भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट इसी साल पोखरण में ही किया था, जिसके बाद दुनिया ने भारत को तकनीक देने के लिए कनाडा को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इस बार कनाडा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। इसके बाद ही कनाडा ने न केवल अपने राजदूत को भारत से वापस बुला लिया, बल्कि सभी गैर मानवीय सहायता को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खालिस्तान आंदोलन भारत की सीमा पार कर कनाडा तक कैसे जा पहुंचा। खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करना जरूरी है। आजादी के बाद से ही चली आ रही खालिस्तान की मांग साल 1980 आते आते काफी हद तक ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन इसी दशक में उदय हुआ जनरैल सिंह भिंडरावाले का। वो एक शोले की तरह आया और मध्यम पड़ चुकी आग को एकदम से सुलगा दिया। उसने खालिस्तान आंदोलन को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार का आंदोलन खून से सना हुआ था। साल 1981 में अखबार पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई, जबकि 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल को मौत के घाट उतार दिया। कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे भड़के खालिस्तानी समर्थकों ने भिंडरावाले की अगुवाई में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमा लिया। इन लोगों ने वहां भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भिंडरावाला मारा गया। लेकिन इस ऑपरेशन से सिख भावात्मक रूप से बहुत आहत हुए, जिसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। धीरे धीरे खालिस्तानी आंदोलन कमजोर पड़ता गया, लेकिन कनाडा में बसे सिखों ने इसे मरने नहीं दिया। इसी का परिणाम था कि साल 1985 में कनाडा से मुंबई जाने वाले एयर इंडिया के कनिष्क विमान में हुए बम धमाके। 18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खड़ी एक कार की ड्राइविंग सीट पर था भारत से भगोड़ा और 10 लाख का इनामी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। तभी अचानक मुंह में मास्क लगाए 2 लोग सामने से आते हैं और अगले ही पल पूरा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्रा उठता है। दोनों ही हाथों में मौजूद हथियारों से निकली गोलियों का निशाना था आतंकी निज्जर। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद यानी 18 सितंबर 2023 कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है, जबकि वहां की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने कहा कि अगर आरोप सच साबित हुए तो ये अस्वीकार्य होगा। इसके साथ ही जॉली ने कनाडा में भारतीय दूत पवन कुमार राय को देश से निकालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भारत ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए न केवल कनाडा के दूत को देश से निकाल दिया, बल्कि कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी। भारत ने कड़ा रवैया अपनाते हुए ट्रूडो के बयान को न केवल राजनीति से प्रेरित बताया, बल्कि कनाडा को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह देश भी बता डाला।
कनाडा हमेशा से ही खालिस्तानी अलगाववादियों पर नरम रहा है। कनिष्क विमान हादसा कनाडा की सबसे भीषण हवाई हादसा था। धमाके में खालिस्तान समर्थकों का हाथ होने के सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार इसे लेकर कतई गंभीर नहीं रही। साल 2005 में मुख्य आरोपी छूट गया, वहीं पूरे हादसे में एक ही व्यक्ति को सजा हो सकी। धमाके के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार का प्रत्यर्पण करने से कनाडा सरकार ने साल 1982 में इनकार कर दिया था। तब कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो थे। मजे की बात तो ये है कि कनाडा खालिस्तानियों के आंदोलन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की असली कहानी। असल में सारा खेल कुर्सी का है। कनाडा में साल 2021 में चुनाव हुए थे। चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीट मिली। फिर भी सरकार बनाने के लिए ट्रूडो के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में उनका साथ दिया न्यू डेमोग्राफिक पार्टी एनडीपी ने, जिसके मुखिया हैं खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक जगमीत सिंह। और ट्रूडो सत्ता में तभी तक हैं जब तक जगमीत सिंह उनके साथ हैं। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है सत्ता से बाहर होना, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। एक रिपोर्ट की माने तो जुलाई में कनाडा में पीएम की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसमें लोगों ने ट्रूडो को पिछली आधी सदी का सबसे खराब पीएम माना। यानी बात एकदम साफ है, ट्रूडो की लोकप्रियता खतरे में है। संभव है कि अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में वो एकदम से मुखर हो उठे हों। उन्हें समझना चाहिए कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, बल्कि दो देशों के बीच के संबंध हैं। इन्हें बनने में भले सालों लग जाते हों, लेकिन बिगड़ने में पल भर भी नहीं लगता। पूरी दुनिया की नजरें उन पर हैं। अगर ट्रूडो सबूत पेश किए बिना यूं ही हवा में बात करते रहें, तो उनकी जग हंसाई होनी तय है। उनका आचरण इस बात को साबित करता है कि वो खालिस्तानी समर्थकों के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उनका ये रवैया आने वाले समय में उनके ही देश के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आतंकवाद कभी भी किसी के भी हित में नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा के पीएम ट्रूडो मामले की गंभीरता को समझेंगे और एक बार फिर दोनों देशों के संबंध बेहतर और खुशनुमा मोड़ लेंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा मनोबल कई गुना बढ़ाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।